नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे 1 नवंबर 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका विश्लेषण करेंगे, जो आपकी आने वाली प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो उसमें आपको मदद करेगी। यह जो हिंदी का प्रोग्राम है, जो बेसिकली महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण का जो आपके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है, यह आपको दो तरीके से कारागार साबित होगा। आपकी तैयारी में दो तरीके से कारागार साबित हो सकता है। कैसे? पहला, कि जब भी हम कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या जब भी हम किसी खबर को डिस्कस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमें पहले यह पता होना चाहिए क्या सिविल सेवा परीक्षा में यूपीएससी ने इससे रिलेटेड विगत वर्षों में कोई प्रश्न पूछा है या नहीं। दूसरा, अगर उसी आर्टिकल के बेसिस पर हमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या एक अभ्यास प्रश्न मिल जाए तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अप्रोच हमारी जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण में हमने इन दोनों चीजों को आपके लिए शामिल किया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं जितने भी आर्टिकल हैं। तो जो पहला आर्टिकल है वह है इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 1 से लिया गया है। और यमन, बेसिकली क्या आर्टिकल है कि यमन हाउती से फायर्ड मिसाइल ड्रोन एट इजराइल। तो आपने यमन में ये हाउती जो हैं, एक निर्जातीय समूह है, इनके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ठीक है, हाउती जो रेबल्स हैं या विद्रोही ग्रुप है जो यमन में एक्टिव है, ये यमन में सक्रिय है, इसके बारे में कभी ना कभी तो आपने किसी ना किसी करंट अफेयर की न्यूज में तो जरूर ही सुना होगा। तो इसके बेसिस पर यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर 2016 में इसके तर्ज पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसमें पूछा कि कुर्द जो निर्जातीय समूह है या कुर्द जो ग्रुप है वो बेसिकली कहां पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है, मधेसी किस देश में पाए जाते हैं, या रोहिंग्या किस देश में पाए जाते हैं। और जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहां पर है, उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 और 3। अब इस आर्टिकल के बेसिस पर हम एक अभ्यास प्रश्न को डिस्कस करेंगे। क्या है अभ्यास प्रश्न, जरा देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ये यूपीएससी के तर्ज पर ही बनाया क्वेश्चन है। और दूसरा, यूपीएससी का जो नया पैटर्न है, जो कि 2023 में जो चेंजेस आए हैं यूपीएससी, और स्पेशली प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं, उसी तर्ज पर यह क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला युग्म बता रहा है हाउती ग्रुप या हुती जिसको बोलते हैं, क्या ये यमन में मिलता है? तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि यमन, अभी हमने जस्ट आर्टिकल में देखा कि यमन हाउती से फायर्ड मिसाइल ड्रोन एट इजराइल। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा युग्म है वो सही हो जाता है। दूसरा, चेचन्या क्या ईरान में मिलता है? हमास क्या फिलिस्तीन में मिलता है? उइगर क्या जॉर्डन में मिलता है? देखिए, उइगर के बारे में आपने जो पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा या न्यूज में कभी ना कभी उइगर मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में जरूर सुना होगा। और ये जॉर्डन में ना होकर कहां पर है? चीन में है। चीन का एक निर्जातीय समूह है जिनके बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की हमेशा बात होती रहती है, मूल अधिकारों की हमेशा न्यूज में चर्चा रहती है। उसके बेसिस पर आपने इसको जरूर सुना होगा। दूसरी हम बात करें हमास, क्या हमास फिलिस्तीन में है? बिल्कुल सही, क्योंकि हाल ही में फिलिस्तीन में एक हमास जो ग्रुप है उसने अटैक किया किस पर? इजराइल पर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमास जो निर्जातीय समूह है वो कहां पर एक्टिव है? बेसिकली आपका फिलिस्तीन में। दूसरा है चेचन्या, क्या आपका ईरान में देखने को मिलता है? नहीं, ईरान में देखने को नहीं मिलता। यह जो चेचन्या ग्रुप है यह आपको देखने को मिलता है रूस में। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं हमें यह बताने हैं। तो एक यमन और दूसरा फिलिस्तीन, तो केवल 2 युग्म यहां पर सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जो हुती है या
हौती जो विद्रोही हैं, ठीक है, ये कहां का निर्जातीय समूह है, जैसा कि मैंने पहले बताया यमन का ही है, ठीक है। दूसरा, चेचन्य निर्जातीय समूह कहां का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रूस में। उसके बाद हमास, जो कि काफी न्यूज में है, हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उस पर यह क्वेश्चन बना, ठीक है। हमास विद्रोही आतंकवादी समूह का संबंध कहां से है, फिलिस्तीन से है, जबकि उइगर समुदाय का जो संबंध है वो कहां से है, चीन से है। तो यूपीएससी एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। चलिए अगली खबर क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यह खबर जो रविचंद्रन है उनके एक इंटरव्यू के बेस पर है। तो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, हालांकि उसमें ये सारी चीजें, इंटरव्यू में क्या क्या उन्होंने बोला वो सब उसमें लिखा हुआ है, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी जो हेडिंग है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस हेडिंग में भी एक मिशन छुपा हुआ है, जिस मिशन को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और आपको इसको रिलेट कर सकते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, ठीक है। अब डीप ओशन मिशन को यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी ने डीप ओशन मिशन, जैसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे मिशन पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, चाहे आपका गगनयान, जैसे आपका मंगलयान मिशन हो, ठीक है, इसरो का बेसिकली आपका मंगलयान मिशन के ऊपर 2016 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा यूपीएससी ने कई ऐसे मिशंस के बारे में पूछा जो भारत के बाहर के हैं, जबकि यह मिशन तो भारत का है, तो ये तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है डीप ओशन मिशन के बारे में हमें पढ़ना। तो क्या 2016 में क्या पूछा यूपीएससी ने, आइए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है ये 2016 का। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान के बेस पर, ठीक है, हालांकि जैसे चंद्रयान है, चंद्रयान के बेस पर भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। मंगलयान ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट इसमें क्या है, मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने वाला पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। अब इसका जो उत्तर है आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना, केवल 1 होगा, केवल 2 या 3 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या फिर 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही होंगे। तो इसका उत्तर कहां देना आपको, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए एक अभ्यास प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं कि डीप ओशन मिशन पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डीप ओशन मिशन पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पहल डीप ओशन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, जब भी प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी प्रश्न अगर वो सॉल्व करने जाते हैं, उसको करने जाते हैं, तो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड से मतलब यहां वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी क्वेश्चन को या किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसमें सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, फिर उसी हिसाब से फिर बाद में हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये कथन दिए हुए हैं, उपरोक्त कथनों में से कितने कथन असत्य हैं। जैसे कि 2023 के यूपीएससी का जो पैटर्न था उसी के बेसिस पर आपका यह अभ्यास प्रश्न बनाया गया है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। इसके तहत 6 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। देखिए डीप ओशन मिशन में 6 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है, जिसको हम थोड़ी देर बाद व्याख्या में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक एक मानव युक्त पनडुब्बी, जिसको समरसीबल भी कहा जाता है, ठीक है, पनडुब्बी भेजने का लक्ष्य है, जो कि बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से भारत द्वारा संपूर्ण हिंद महासागर में गहरे समुद्र का अन्वेषण किए जाने की योजना है।
अन्वेषण यानी कि रिसर्च, ठीक है। लेकिन यह स्टेटमेंट अपने आप में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। वो कैसे? कि इसके माध्यम से भारत द्वारा संपूर्ण हिंद महासागर में, क्या डीप ओशन मिशन जो है आपका, वो संपूर्ण हिंद महासागर का अन्वेषण करेगा, पूरे उसमें रिसर्च करेगा, या कुछ हिस्सों पर ही रिसर्च करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण हिंद महासागर में पूरे अन्वेषण नहीं करेगा, जबकि कुछ क्षेत्रों में करेगा। कौन कौन से हैं? जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं कुछ, ठीक है, और महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिसको बोलते हैं। इन दो जगहों पर डीप ओशन मिशन क्या करेगा? रिसर्च करेगा, ना कि संपूर्ण हिंद महासागर में रिसर्च करेगा, ठीक है। तो जिसमें पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो पूछा कि कितने कथन असत्य हैं, तो असत्य कौन सा है? केवल 3, तो केवल 1 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी व्याख्या है कि देखिए, डीप ओशन मिशन भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, कोई भी मिशन है उसका मंत्रालय आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि मंत्रालय के बेस पर यूपीएससी स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। इसके जो 6 घटकों की मैं जिनकी बात कर रहा था, वो है कि मानव चालित समरसीबल वाहन का विकास करना है, गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना है, समुद्री जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार, गहरे समुद्र का सर्वेक्षण और अन्वेषण, ठीक है, रिसर्च, समुद्री जीव विज्ञान के लिए एक उन्नत समुद्री स्टेशन की स्थापना। तो ये 6 इसके प्रमुख घटक हैं जिनको यहां पर व्याख्या में मैंने सम्मिलित किया है। बाकी आप सारी व्याख्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय जो सेल्फ है वहीं पर अन्वेषण होगा, यानी कि रिसर्च होगी, और उसके अलावा पूरे संपूर्ण हिंद महासागर में रिसर्च नहीं होगी। और ये 6000 जो है बेसिकली जो गहराई है, 6000 मीटर की जो गहराई है तक मानवयुक्त पनडुब्बी भेजने का जो लक्ष्य है, उसको विकसित करने का जो लक्ष्य है, इसमें बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल आपको मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 15 पर, व्हाट आ नॉर्मल मॉनसून हाइट्स। तो पहले कंटेक्स्ट समझते हैं, और उससे भी पहले यह समझते हैं कि हम इसको कनेक्ट किससे कर सकते हैं। हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपके GS1 में, ठीक है। GS1 जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो ज्योग्राफी है उससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली भूगोल से इसको क्या करा जा सकता है? कनेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। यह आर्टिकल भूगोल से संबंधित है। भूगोल में मॉनसून जो है, क्लाइमेटोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर मॉनसून जो है मेंशन है, तो वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट अ नॉर्मल मॉनसून हाइट, तो कंटेक्स्ट क्या है? सो बेसिकली जो अमिताभ सिन्हा जी हैं, जो इस आर्टिकल के लेखक हैं, उन्होंने इस आर्टिकल में बेसिकली बात की है कि जो रेनफॉल का जो पैटर्न है ना, एक तो स्पेशल पैटर्न और एक टेम्पोरल। स्पेशल का मतलब एक तो स्थानीय बेसिकली, और टेम्पोरल का मतलब अस्थाई। ये दोनों के दोनों पैटर्न जो है रेनफॉल के बदल रहे हैं। मतलब सिंपल सी भाषा में, आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो बारिश जो है एक स्थान पर कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, या फिर जो बारिश है कहीं लेट आ रही है, या बारिश जो है वापस जब जाती है बेसिकली, तो जब मॉनसून लौटता है वो देरी से होता है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, उसमें बदलाव आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करा। दूसरा, इस आर्टिकल में बताया गया कि जो केरल है उसमें इस बार जो मॉनसून है वो 34% के हिसाब से बेसिकली कम आया है, और कुछ हिस्सों में ज्यादा आपको रेनफॉल देखने को मिली है, बारिश देखने को मिली है, जिसमें आपके हिस्से शामिल हैं आपका नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के जो इलाके हैं, और जो सेंट्रल इंडिया यानी कि केंद्र जो भारतीय केंद्र के कुछ क्षेत्र हैं, केंद्रीय भारत के कुछ क्षेत्र जहां पर आपको वर्षा ज्यादा देखने को मिली है। तो और इस आर्टिकल में इन्होंने शामिल किया है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसके क्या बेसिकली उसकी वजह से मॉनसून पर क्या इफेक्ट है, तो इसकी इन्होंने बात की है।
अब इसको हम जब भूगोल से जोड़ेंगे तो हमें बेसिक बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए मॉनसून से रिलेटेड। मॉनसून है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कितने टाइप का होता है, या फिर इसके प्रभाव क्या है, इसके लाभ क्या है, और स्पेशली क्लाइमेट चेंज की पर मॉनसून के क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या यूपीएससी ने इसकी तर्ज पर, मॉनसून की तर्ज पर क्या पहले कभी प्रश्न पूछा है। तो देखिए, पहले सन 2014 में पहले प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि हवाओं का मौसमी उलटफेर इसकी विशेषता है। तो कौन सी जलवायु है जिसकी यह विशेषता है हवाओं का उलटफेर होना। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा, मेंस में पूछा है 2000 मुख्य परीक्षा में 2023 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र पुरवैया क्यों कहलाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया क्यों कहलाता है, पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी प्रणाली क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस एडिटोरियल डिस्कशन के बाद। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम मॉनसून के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो मॉनसून होती क्या है, बारिश होती क्या है। तो जो मॉनसून वर्ड है, मॉनसून जो वर्ड है आपका कहां से निकला, एक अरेबिक वर्ड है, एक अरब शब्द है। ठीक है, और कहां से निकला, मौसम से। अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं कि मॉनसून क्या है, तो बच्चे बोल देते हैं मॉनसून है बारिश, सिंपल बोल देते हैं सर मॉनसून का मतलब है बारिश। लेकिन यह गलत है। मॉनसून क्या है, मॉनसून मौसमी हवाएं हैं। मॉनसून क्या है, मौसमी हवाएं हैं, सीजनल विंड है। और सीजनल विंड भी कैसी, मौसमी हवाएं भी कैसी, उलटफेर वाली हवाएं, रिवर्सल विंड। कैसे उलटफेर वाली हवाएं, मतलब कि ये 6 माह तो चलती हैं एक दिशा में। ठीक है, और 6 माह चलती हैं दूसरी दिशा में। 6 माह चलती हैं दूसरी दिशा में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वो दिशा कौन कौन सी है। ठीक है, जिसको हम मानसून का आगमन भी कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं मानसून का जाना। ठीक है, तो मानसून आज तो आपको पता लग ही गया होगा, मानसून का मतलब बारिश नहीं है, मानसून मौसमी हवाएं हैं, सीजनल विंड है। और किस टाइप की सीजनल विंड है, रिवर्सिबल। ठीक है, उलटफेर मतलब 6 महीने एक दिशा में चलती हैं और 6 महीने एक दिशा में चलती हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनसून बिना आईटीसीजेड के आपको समझ में नहीं आ सकता। आईटीसीजेड यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में इसको कहते हैं अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, आईटीसीजेड क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, आईटीसीजेड। ठीक है, अभिसरण किसका, हवाओं का। कहां पर, भूमध्य रेखा पर। देखिए आईटीसीजेड को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यह है 30 डिग्री नॉर्थ, यह आपका 30 डिग्री साउथ। ठीक है, दक्षिण। और यह है आपकी 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। अब सिंपल सी बात है, आपको यह तो पता ही होगा कि यहां पर क्या चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। यहां से क्या चलती हैं, आपकी व्यापारिक पवनें चलती हैं। और ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये कहां पर मिलती हैं, बेसिकली भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं, भूमध्य रेखा पर आपस में आकर मिल जाती हैं। उसको डोलड्रम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जब भूमध्य रेखा पर आपस में आकर मिलती हैं तो ये क्या करेंगी, याद रखना। आई होप आपको दो चीजें तो ऑलरेडी पता ही होंगी जिसको मैं यहां डिस्कस करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बार फिर भी आपसे पूछ लेता हूं
कि पहला ये कि आपको ये तो पता होगा कि जो हवा है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी भूमि है, भूमि वो जल्दी गर्म हो जाती है किससे? जल से। ये आपको पता होना चाहिए। जो लैंड है आपका वो जल्दी हीट हो जाता है किससे? वाटर से। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप पता भी होगा। तो यहां पर डोलड्रम यानी कि जो ये व्यापारिक पवनें हैं यहां पर मिलती हैं, तो अभिसरण किसका हो रहा है? हवाओं का अभिसरण हो रहा है। हवाओं का अभिसरण हो रहा है, व्यापारिक पवनों का अभिसरण हो रहा है। कहां पर हो रहा है? भूमध्य रेखा पर हो रहा है। अब ये जो आईटीसीजेड है, जो ये आईटीसीजेड है, इसकी मूवमेंट ही भारत में मॉनसून आने का कारण भी बनती है और भारत से मॉनसून जाने का कारण भी बनती है। अगर आईटीसीजेड, देखिए आईटीसीजेड में क्या होता है, बेसिकली जैसे जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो आईटीसीजेड है वो क्या करेगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। अब इसलिए मैंने आपसे पूछा कि भैया आपको पता है नहीं पता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है और भूमि जो है आपकी वाटर या जल से जल्दी गर्म हो जाती है। ये इसलिए पूछा आपको ताकि आपको ये पता रहे कि यहां पर जो आईटीसीजेड है ये यहां पर वाटर पर ऐसा है, जबकि यहां लैंड पर जाते ही थोड़ा ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो जल्दी हीटअप हो जाती है किससे? वाटर से। ठीक है, तो यहां पर आईटीसीजेड क्या हो गया? आपका शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही आपका आईटीसीजेड शिफ्ट हो जाएगा, जितना ज्यादा आईटीसीजेड शिफ्ट होगा उतने ही ज्यादा एरिया पर आपकी धीरे 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 मॉनसून का अराइवल हो जाएगा। कब? ग्रीष्म ऋतु में। शरद ऋतु के टाइम यही जो अत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या फिर आईटीसीजेड है, यह क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाता है। और यही जब दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्ट होगा तो यहां की जो हवाएं हैं, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये नीचे कहां पर चली जाएंगी? दक्षिणी गोलार्ध में चली जाएंगी और इसी को कहते हैं मॉनसून का लौटना। बस आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है? मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखो, मॉनसून की उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है, तापमान का जो है वो रोल है, सारी चीजें हैं। चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखो, ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य है वो विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है। कब होता है? जैसे 21 जून की स्थिति लगा लीजिए। ठीक है, अब 21 जून को सूर्य किस पर चमक रहा है? मान लीजिए कर्क रेखा पर चमक रहा है। कर्क रेखा पर चमक रहा है तो इट मीन आईटीसीजेड कहां चला जाएगा? बिल्कुल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैंड है आपका, जो भूमि है, वो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर। जब आपकी भूमि ज्यादा गर्म होती है तो आपका आईटीसीजेड कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया। और ऊपर शिफ्ट हो गया तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? मॉनसून की जो हवाएं हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। कब? ग्रीष्म काल में। ठीक है, तो सूर्य की जो स्थिति होती है 21 जून को, वो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और 21 जून के करीब करीब वो कहां चला जाता है? ऊपर, बेसिकली आपका कर्क रेखा पर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद समुद्र की जो सतह है वो हमेशा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो ठंडी होती है, जबकि लैंड जो है गर्म हो जाता है। इसलिए देखिए यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस भी है कि उसी टेम्परेचर पर समुद्र का जो पानी का तापमान है वो कम है और जबकि धरती का तापमान ज्यादा है। इस स्थिति में हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से से मानसून हवाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। मानसूनी हवाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक रफ सा डायग्राम बना लेते हैं, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, भूमध्य रेखा मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो व्यापारिक पवनें हैं आपकी यहां पर जो मिल रही थी, यहां डोलड्रम पर जो मिल रही थी, आईटीसीजेड जो यहां पर मिल रहा था, शिफ्ट होने के बाद ये जो हवाएं हैं ये क्या करेंगी? फेरल के नियम के अनुसार, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से या फेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिने मुड़ जाएंगी। दाहिने मुड़ जाएंगी तो हो गया, सिंपल सी बात, अराइवल हो गया, मॉनसून का आगमन हो गया। यही विंड क्या करेंगी? यही विंड क्या करेंगी? आगे बढ़ेंगी। यही विंड क्या करेंगी? आगे बढ़ेंगी। और ये क्या है आपकी? अरब की खाड़ी है। ठीक है, अरब सागर है। ये क्या है आपका? अरब सागर है। ये क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है।
यहां से ये पानी लेंगी, यहां से बेसिकली ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगी और यहां पर क्या करेंगे, रेनफॉल करेंगे, बारिश करेंगे। हो गया आपको, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हवाएं समुद्र से सतह की ओर बहना शुरू कर देती है। समुद्र से सतह का मतलब जल से स्थल की ओर बहना शुरू कर देती हैं। मानसूनी हवाएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दो शाखाओं में कैसे बढ़ती है उसकी बात भी हम आगे करेंगे। जैसे यहां पर आपको पता ही होगा कि यहां पर श्रीलंका है और एक बीच में एक जल डमरू मध्य संधि है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट। अब ये जो हवाएं हैं एक स्ट्रेट से निकलते हुए एक ब्रांच आपकी अरब सागर की हो जाती है, एक आपकी बंगाल की खाड़ी की हो जाती है। इसकी चर्चा हम थोड़ी आगे करेंगे। ठीक, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा। ठीक है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब यहां से मान लीजिए 0 डिग्री है, यहां से हवाएं आई, यहां से आपकी हवाएं आ रही हैं, ठीक है, आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया है ऊपर। क्यों? जो आपका स्थल है वो गर्म हो गया है और जो सूर्य है वो आपका कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। ठीक, आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया है। अब आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया है तो यहां पर लो प्रेशर बनेगा, तो ये जो हाई प्रेशर वाली जो विंड है, यानी कि उच्च वायुदाब वाली विंड किसकी ओर चलेंगी, निम्न वायुदाब वाली विंड की ओर चलेंगी। ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। अब ये चलेंगी तो क्या करेंगी, इक्वेटर को क्रॉस करेंगी। जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो फेरल के नियम के अनुसार अपने दाहिने मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में। अब जब ये दाहिने मुड़ेंगी तो यहां पर देखिए स्थल है, यहां पर भी स्थल है, तो एक शाखा कौन सी बन जाएगी आपकी, अरब सागर की शाखा। और दूसरी ओर से जो शाखा निकलेगी वो कौन सी कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाएगी, जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए एक क्वेश्चन आपका और सॉल्व कर देता हूं जो कि 2023 में यूपीएससी ने पूछा था कि भोजपुर रीजन में इसको पुरवैया क्यों बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून को, दक्षिण पश्चिम मानसून को। देखिए यहां पर आपको मिलते हैं अराकान योमा पर्वत। जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकान योमा से टकराती है तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला हिस्सा ये साउथ नीचे से आ रहा है और एक साउथ ईस्ट में बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब दक्षिणी पूर्वी हिस्से में बढ़ जाती है और यहीं कहीं कर आपका वही भोजपुर वाला रीजन है। ठीक, और ये जब इससे टकराती है तो कहते हैं पुरवैया या पूर्वी ईस्टर्ली कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्यों इसको पुरवैया कहा जाता है, यहां पर यह प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉनसून मैंने बोला कि दो टाइप का, बेसिकली जो 6 महीने विंड एक साइड चलती है और 6 महीने विंड दूसरी साइड चलती है। तो 6 महीने हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, और 6 महीने हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, यह केस होता है सर्दियों का। ठीक है, यह कब होता है, सर्दियों में होता है, और यह कब होता है, गर्मियों में होता है। और मैं बता दूं कि लगभग 60% मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, 60% जो बारिश है वो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत प्राप्त करता है। आपको ये दो चीजें भी पता लग गई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, मानसून का अराइवल कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे केरला के कोस्ट पे टकराएगी, है ना, धीरे धीरे केरला, जैसे कर्नाटका है, केरला है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जो मॉनसून है आईटीसीजेड के हिसाब से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा स्थल के गर्म होने की वजह से, ऐसे ही धीरे धीरे आपका मॉनसून भी उत्तर भारत की ओर चलता चला जाएगा। और इसकी उत्पत्ति में जेट स्ट्रीम का भी रोल होता है। जेट स्ट्रीम एक तो आपकी है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उपध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और है एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ईस्टर्ली यानी कि पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो अगर हम बात करें बेसिकली हम बात करें पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करें, उपध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करें, जब ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम ऊपर मूव कर जाती है, पूरी तरीके से हिमालय के ऊपर चली जाती है,
तिब्बतन प्लेटू के ऊपर चली जाती है, तब भारत में क्या बनता है? निम्न, भारत के जो स्थल है उस पर निम्न वायुदाब बनता है, और वही निम्न वायुदाब क्या करता है? हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसकी वजह से? वायुदाब के डिफरेंस की वजह से, उनके दोनों के बीच के डिफरेंस की वजह से क्या करता है? इसको अट्रैक्ट करता है, और यहां पर क्या आ जाता है? आपका मॉनसून आ जाता है। तो इसका मतलब यह रहा कि अगर आपके पास उपध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम रहेगी, तो मॉनसून अगर यहां पर बेसिकली भारत के स्थल पर रहेगी, तो मॉनसून कैसा होगा? कमजोर होगा। जबकि जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, अगर वो रहेगी तो मॉनसून कैसा होगा? अच्छा होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है मॉनसून का लौटना। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बोला था ना, यह क्या है आपका? मॉनसून का आगमन, अराइवल ऑफ मॉनसून, और ऐसे ही आपका मॉनसून का लौटना, मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। यह क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि सर्दियों में जो सन है, जो सूर्य है, वो कहां चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? किधर की ओर चला जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा। अब दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा तो विंड कैसे चलेंगी? स्थल से जल की ओर चलेंगी, और स्थल से जल की ओर जब विंड चलती हैं, जब 6 महीने और चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। अब ये लौटते हुए जो विंड है, ये जो पवने हैं, ये किससे टकराती है? यहां पर देखिए कोस्ट है, ये है कोरोमंडल तट, और कोरोमंडल तट में एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु से टकराती है और जनवरी में वहां पर वर्षा करती है। ठीक है, जनवरी में वहां पर क्या करती है? वर्षा करती है। देखिए यहां पर ये हवाएं टकरा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? बंगाल की खाड़ी से जल उठाती हैं और यहां पर क्या कर देती है? बारिश कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद अभी जान लेते हैं कि भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो पहला कारक है अल नीनो ला नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव, इंडियन ओशन डाइपोल भी बोलते हैं इसको। जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, मैस्कर्नी हाई है एक, ठीक है, और एक है मेड इन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। ठीक, तो चलिए वन बाय वन करके एक बार छोटा छोटा सा इसका डिस्कशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपने लेक्चर को हम एंड करेंगे। ठीक है, और इसके एक दो डायमेंशन और देखेंगे। जैसे नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव है, इंडियन ओशन डाइपोल है। देखिए मैं यहां पर आपको जस्ट इसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि ऐसे होने से मॉनसून पर इसका यह प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि अल नीनो, लानिनो, इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूलियन ऑसिलेशन पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैं आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। देखो इंडियन ओशन डाइपोल में सिंपल सा है कि नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव कब होता है? कि यहां पर जब जो पानी है, जो जल है, वो कूलर देन नॉर्मल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। ठंडे पानी का मतलब क्या है? यहां पर हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब। उच्च दाब में वर्षा नहीं होती है, वायु क्या करती है? नीचे उतरती है, सिंक करती है। जबकि लो प्रेशर में वायु क्या करती है? ऊपर उठती है। और यहां पर क्या है? वार्मर देन नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। तो यहां पर जब लो प्रेशर बनेगा, हवाएं उठेंगी, और हवाएं उठेंगी तो संवहन तरंग की धाराओं की वजह से क्या करेंगी? जो आपका है बादलों का निर्माण करेंगे, और यहां पर रेनफॉल होगा। इसका जो सकारात्मक है, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव अगर हम देखें, तो यहां पर क्या हो जाता है? जस्ट इसकी उल्टी कंडीशन, यहां पर क्या हो जाता है? निम्न वायुदाब। यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर हो जाता है निम्न वायुदाब, और यहां पर क्या हो जाता है आपका? उच्च वायुदाब। यहां पर क्या हो जाता है आपका? उच्च वायुदाब हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है? जब यहां पर निम्न वायुदाब होता है, तो यहां पर आपकी ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, यहां पर सूखा रहता है। यही है आपका इंडियन ओशन डाइपोल। दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बेसिकली। और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जस्ट टेम्परेचर का, वाटर के टेम्परेचर का मूवमेंट ही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अल नीनो और ला नीनो की। तो देखिए आपने सुना ही होगा कि अल नीनो आ गया तो मॉनसून कमजोर हो गया।
लानीना आ गया तो मॉनसून भारत में अच्छा रहा। तो अल्नीनो के केस में क्या होता है कि जो जो गर्म जो पानी है, या वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है, पेरू के इस तट पर शिफ्ट हो जाता है, पेरू के इस तट पर चला जाता है, जिसकी वजह से यहां पर अगेन क्या बनता है, निम्न वायुदाब। और इसके अपोजिट में, इसके जस्ट विपरीत यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। जब यहां पर उच्च वायुदाब बनेगा तो रेनफॉल, जो बारिश है, वो कहां पर ज्यादा होगी, पेरू के तट पर ज्यादा होगी, जबकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, सूखा होगा। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट तापमान का, जल के जो तापमान है उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ही अल्नीनो और लानीना की कंडीशन है। ऐसे लानीना में होता है। लानीना के केस में क्या होता है कि यहां पर अगेन उच्च वायुदाब रहता है और यहां पर होता है निम्न वायुदाब। अब यहां पर जब निम्न वायुदाब होगा तो यहां पर ज्यादा वर्षा होगी और यहां पर कम वर्षा होगी, सिंपल। चलिए, जेट स्ट्रीम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मैस्करनी हाई के बारे में देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका है मैस्करनी हाई, मैस्करनी हाई पर उच्च वायुदाब होता है। जितना मैस्करनी हाई पर उच्च वायुदाब होगा उतना ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून के लिए ये लाभकारी होगा। मतलब जो हमारा यहां जो बारिश है, अगर मैस्करनी हाई पे ज्यादा हाई प्रेशर होगा, ज्यादा उच्च वायुदाब होगा, तो इससे ज्यादा वर्षा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मॉनसून के लाभ क्या क्या है। देखिए, पहला लाभ तो सिंपल सी बात है, कृषि पर होगा। कृषि पर क्यों होगा, कृषि पर क्यों होगा, क्योंकि जो भारतीय किसान हैं वो आज भी मॉनसून पर ही क्या है, निर्भर है। मॉनसून पर निर्भर है तो उनकी जो फसलें हैं, खरीफ की जो फसलें हैं, वो मॉनसून पर ही क्या है। जैसे बाजरा है, बाजरा किस पर निर्भर करता है, आपका वर्षा पर ही तो निर्भर करता है। तो खरीफ की जो फसलें हैं, जो किसान है, वो क्या करता है, मॉनसून पर ही निर्भर है। और उसको ऋण जाल से भी ये बेसिकली बचाता है, क्योंकि ज्यादा से अगर सूखा पड़ी तो किसान डूब जाएगा, किसान डूबेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा, ज्यादा से ज्यादा ऋण लेगा तो ऋण जाल में फंसेगा और फिर वो आत्महत्या करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, लाभ क्या हो सकते हैं मॉनसून के, कि अगर मॉनसून ज्यादा हुआ तो जल की जो आपूर्ति है, चाहे वो नदियों में हो, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो किसी आर्द्र भूमि में हो, वेटलैंड में हो, वो पूरी हो जाती है। विद्युत जल ऊर्जा, जब ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल होगा, ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जल विद्युत ऊर्जा जो है पूरी तरीके से, नदी डैम ये सब भरेंगे तो जल विद्युत ऊर्जा जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब पर्यटन भी होगा, जैसे नागपुर जब आप जाते हैं, महाराष्ट्र घूम सकते हैं बारिशों के दौरान, है ना, महाराष्ट्र घूमते हैं आप, वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में आप घूमते हैं, ठीक। तो ये पर्यटन ज्यादा से ज्यादा हुआ। चलिए करते हैं अगले अगले पॉइंट की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के भारतीय मॉनसून पर प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रभाव है, मैंने कौन कौन से बताया, दो टाइप के प्रभाव बताए। पहला जो मैंने बात करी वो है स्थानिक वितरण की, स्थानिक वितरण की। स्थानिक मतलब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक हमने बात करी अस्थाई वितरण की, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्थायी वितरण, स्थानिक वितरण में क्या है कि मॉनसून आने की वजह से कहीं पर ज्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं पर कम वर्षा हो रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी हाल ही में नागपुर में, जयपुर में, जयपुर में आपको क्या देखने को मिला, बाढ़ देखने को मिली। क्या देखने को मिला, बाढ़ देखने को मिली नागपुर में, जयपुर में, ठीक है। अस्थाई वितरण में और क्या हो सकता है, और जो आर्टिकल है, आर्टिकल में भी एक पॉइंट मेंशन है स्थानिक वितरण का, कि केरल में, केरल में
केरल में 34% कम वर्षा हुई है। ठीक है। अस्थायी वितरण, अस्थायी वितरण का मतलब कम समय में ज्यादा वर्षा, कम समय में ज्यादा वर्षा। जैसे आपने देखा होगा कि 1 घंटे बारिश हुई या 2 घंटे बारिश हुई और सारा जो एरिया है वो जलमग्न हो गया। दिल्ली इसका एग्जाम्पल हो सकता है, दिल्ली में बाढ़ आई 2023 में, थोड़ी सी देर में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। ये क्या है आपका अस्थायी वितरण का, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। मॉनसून का जो आगमन है, मॉनसून का जो आगमन है वो लेट हुआ इस बार 2023 में। कितने दिन से? 10 दिन से लेट हुआ केरल में। अब जब मॉनसून का आगमन लेट हो रहा है तो मॉनसून जो लौटेगा वो भी लेट होगा। पहले सितंबर तक, जो सितंबर तक आपका क्या है मॉनसून लौट जाता था, अब कहां है? अब अक्टूबर तक लौट जाता है। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, वेरिएशंस आने लग गए हैं, इसमें क्या है, परिवर्तन आने लगे, इसमें एक डिफरेंस आने लग गया है कि मॉनसून लेट आ रहा है और लेट जा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के बेसिकली क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, प्रभाव हो सकते हैं। भारत के वर्षा वितरण पर इसके यही प्रभाव है। ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।